नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए रेणु मंडल जी की लिखी कहानी कोलाहल। रात्रि के 10 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। सर्दी की रातें वैसे भी निस्तब्धता ओढ़े हुए होती हैं। गगन और जूही अभी अभी पार्टी से लौटे थे। काफी देर से वह उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही वह सोने के लिए अपने बेडरूम में जाने लगे, खिड़की से उन्होंने देखा गगन मेन गेट पर लॉक लगाना भूल गया था। पहले उन्होंने सोचा वह स्वयं ही आगे बढ़कर लॉक लगा दें, फिर वह रुक गए। कहीं इतनी ठंड में लॉन में जाने से उन्हें सर्दी लग गई और वह बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोच वह गगन को लॉक लगाने का निर्देश देने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़े, किंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनके पांव ठिठक गए। ऐसा लगा मानो शरीर की समस्त शक्ति चूक गई हो। हृदय में पीड़ा उठी। इतनी सर्दी में भी माथे पर पसीना आ गया। तुरंत दीवार का सहारा न लिया होता तो चक्कर खाकर गिर ही पड़ते। कुछ देर वह यूं ही खड़े रहे, फिर लड़खड़ाते हुए कमरे में आकर बैठ गए। उनकी पत्नी सविता गहरी नींद में सोई हुई थी। एक पल को उनकी इच्छा हुई वह सविता को जगाकर अपनी हालत के बारे में बताएं, किंतु दूसरे ही पल उन्होंने इरादा त्याग दिया। वह कमजोर मन की है। थोड़ी सी घबराहट या परेशानी से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नहीं, उसे कुछ भी बताना उचित नहीं। इस तनाव को वह स्वयं ही झेलेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और इजी चेयर से पीठ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। एकाएक उनके दिलो दिमाग में एक कोलाहल सा मचने लगा। अभी 4-5 दिन पहले ही तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने राहत की सांस ली थी। सविता की इच्छा अनुसार अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर बेटे बहू का एक रिसेप्शन किया था। मुंह दिखाई में जब सविता ने अपने जड़ाऊ कंगन जूही को पहनाए तो पांव छूकर वह बोली थी, मैंने अपने माँ बाप को तो देखा नहीं, आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से सविता ने उसे गले लगा लिया था। यह देख उनके हृदय में गहरी आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई थी। आत्मसंतुष्टि सुनने में एक छोटा सा शब्द, किंतु स्वयं में एक गहन विस्तार समेटे हुए। अपार सुख और शांति का विस्तार। यही सुख और शांति पाने के लिए उन्होंने सारा जीवन जद्दोजहद की। कोई बहुत बड़े स्वप्न नहीं पाले थे उनकी आंखों ने। पढ़ाई में वह प्रारंभ से ही अच्छे थे, सो आराम से एक सरकारी नौकरी मिल गई उन्हें। जब शादी की बात चली तो माँ बाप की पसंद की लड़की पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। सविता ने भी अपने मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के दम पर यह साबित कर दिया कि उसे जीवन साथी के रूप में चुनकर उन्होंने कोई भूल नहीं की थी। कुछ समय के अंतराल पर वह एक बेटी और एक बेटे के पिता भी बन गए। सविता की 2 ही इच्छाएं थी, अपना घर और बेटी बेटे की अच्छे परिवारों में शादी। किंतु वह सबसे पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे और इसके लिए वह हर माह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीपीएफ में कटवा देते थे। इस कारण सविता का हाथ सदैव तंग ही रहा। न तो वह बेचारी कभी अपने शौक पूरे कर पाई और न ही खुला खर्च कर पाई। बेटी वंदना ने जब एमबीए पूरा कर लिया तो उन्होंने पीपीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकालकर उसकी अच्छे परिवार में शादी करा दी। बेटा गगन बीटेक करके मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। 1 साल बाद वह रिटायर हुए तो सरकारी मकान छोड़ना पड़ा। किराए के छोटे से मकान में सविता का दम घुटता था, सो जल्दी ही उन्होंने दौड़ धूप करके रिटायरमेंट में मिले पैसों से शहर से बाहर बनी कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। अच्छी कॉलोनी में इतना बड़ा घर पाकर सविता बहुत प्रसन्न थी। आसपास सभी पढ़े लिखे लोग थे, माहौल भी अच्छा था। उसकी बरसों की इच्छा पूरी करके वह अपार संतुष्ट थे। किंतु 2 लाख रुपयों को छोड़कर उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। अब गगन का विवाह कैसे होगा, सविता अक्सर चिंता करती। ऊंचे घराने की लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? उन्होंने इसका भी उपाय सोच लिया था। 1-2 साल प्रतीक्षा करेंगे। अभी गगन की उम्र ही क्या है।
पेंशन के कुछ रुपए और जमा हो जाएंगे। कम पड़े तो कुछ गगन से ले लेंगे और उसका भी विवाह कर देंगे। किंतु इंसान के जीवन में तकदीर नाम की भी एक चीज होती है, जो इंसान को जब चाहे चकमा दे सकती है, और इंसान असहाय बना दूर से अपनी जिंदगी का तमाशा अपनी आंखों से देखता रहता है। आज की ही तरह उस दिन भी वह स्वयं को बेहद लाचार महसूस कर रहे थे जिस दिन गगन का ईमेल आया था। मेल क्या था? मानो कोई दहकता हुआ ज्वालामुखी था जिसका एक एक शब्द गर्म अंगारे की तरह उनके हृदय को जला रहा था। कहीं पढ़ने में उन्होंने भूल तो नहीं कर दी? उन्होंने चश्मा साफ करके दोबारा पढ़ा। नहीं, कोई भूल नहीं की थी। गगन ने साफ शब्दों में लिखा था, पापा मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। जूही नाम है उसका, सुंदर, सुसंस्कृत और बुद्धिमान, बिल्कुल आपके और मेरे सपनों के अनुरूप। आज सुबह ही मैंने उससे कोर्ट मैरिज की है। मैं जानता हूँ आपने और मम्मी ने मेरे विवाह को लेकर बहुत से सपने संजोए होंगे, किंतु साथ ही यह भी जानता हूँ कि मेरी खुशी आप दोनों के लिए सबसे बढ़कर है। जूही का दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई है। अब मैं और आप दोनों ही उसके सब कुछ हैं, इसलिए मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप दोनों उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। वह अवाक रह गए थे। कैसे उठा लिया बेटे ने इतना बड़ा कदम। कितनी ही देर तक कमरे में निसहाय बैठे इस पीड़ा को आत्मसात करने का प्रयास करते रहे। फिर चिंता हुई सविता की। उसे जब पता चलेगा तो रो रो कर हलकान हो जाएगी। माँ है आखिर, कैसे बर्दाश्त करेगी इतना बड़ा सदमा। किंतु बर्दाश्त तो करना ही है, सोचते हुए वह किचन में चले आए, जहां सविता प्रफुल्लित मन से उनके लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। साथ में ताजी मठरियों की सौंधी खुशबू से किचन महक रहा था। चाय खत्म करके सविता उठने को हुई तो उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। धीरे धीरे सारी बात बताई तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। चेहरा विवर्ण हो गया और फिर खिसियाती सी बोली, देखिए अगर यह मजाक है तो आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। अफसोस यही है सविता कि यह मजाक नहीं हकीकत है। गगन ने सचमुच कोर्ट मैरिज कर ली है। क्रोध और बेबसी के आलम में सविता बिल्कुल जड़ हो गई। उसका इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध आज तक कोई काम नहीं किया, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला स्वयं कैसे ले सकता है? उसका हृदय छलनी हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। रूठे कंठ से बोली, अच्छा फल दिया इतने लाड प्यार का। समाज में मुंह दिखाने तक के काबिल नहीं छोड़ा, क्या इज्जत रह गई हमारी। वह पत्नी सविता को समझाने लगे, इस तरह रोने और दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी अनर्थ नहीं हो गया है। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर ही लेते हैं, और जहां तक समाज की बात है, हम लोग एक बढ़िया सा रिसेप्शन दे देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सविता ने मानो उनकी सुनी ही नहीं। वह बड़बड़ाई, अरे कोई भले घर की होती तब भी दिल को तसल्ली थी। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है, न धर्म का पता न जात का, पता नहीं कैसा खून है। वह क्रोधित हो उठे, कठोर स्वर में बोले, बेकार में बात का बतंगड़ मत बनाओ। गगन ने कुछ तो उसमें देखा ही होगा। अब हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा जब लोग जात पात में यकीन रखते थे, और देखा जाए तो जात पात से मिलता भी क्या है, इंसान का व्यवहार ही काम आता है। हर इंसान की धमनियों में एक सा लहू दौड़ता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने पुण्य का काम किया है, एक अनाथ लड़की को परिवार देकर उसकी जिंदगी बना दी। वह उठकर बाहर जाने लगे, फिर वापस लौटे और सविता को समझाने लगे, कल गगन बहू को लेकर आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर लेश मात्र भी शिकन नहीं आनी चाहिए। हमारा एक ही बेटा है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सविता ने सहमति में गर्दन हिलाई थी। सविता को तो वह समझाए, किंतु स्वयं सारी रात सो न सके थे। बेटे के विवाह का कितना चाव था दोनों को। कितने सपनों के महल बनाए थे, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। परिस्थितियां ऐसा मोड़ लेंगी कभी सोचा नहीं था, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। अगले दिन वह और सविता बेटे बहू को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। गगन के साथ गेट से बाहर आती जूही, पर जब उन दोनों की नजर पड़ी तो आत्ममुग्ध से उसे निहारते रह गए। दुधिया सी रंगत,
जिस पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होठ, कंधे तक लटकते काले घने बाल। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने फुर्सत से उसे गढ़ा हो। तुरंत ही उसके अनाथ होने का ख्याल मन को बेध गया। गगन के साथ जब वह उन दोनों के पांव छूने को झुकी तो मन में रहा सहा संताप भी जाता रहा और करुणा से उनका हृदय भारी हो उठा। न जाने कितने आशीष उन दोनों ने उसे दे डाले। 2 दिन बाद अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर उन्होंने रिसेप्शन दिया था। इतनी खूबसूरत और मिलनसार भाभी पाकर बेटी वंदना ने भी भाई से कोई गिला नहीं रखा था और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई थी। उनके सभी दायित्व अब पूर्ण हो चुके थे और वह स्वयं को बेहद हल्का महसूस कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से गगन और जूही घूमने फिरने और मित्रों के घर पार्टियों में जाने में व्यस्त थे। उनकी नज़र सामने दीवार पर लगी अपने माता पिता की फोटो पर पड़ी। वह सोचने लगे, 2 पीढ़ियों के बीच कितना गहरा अंतराल है। वह तो हमेशा अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र रहे, अपने घर की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दी। किंतु आज की पीढ़ी, उनके व्यथित हृदय से एक आह सी निकली। जितना अधिक वह स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे, उनके मन का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। और इसी के बीच धीरे धीरे मानस पटल पर एक धुंधली सी आकृति उभर रही थी, एक अस्पष्ट सा चेहरा, अट्टहास करता हुआ। शायद कहीं देखा है इसे, किंतु कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे वह चेहरा स्पष्ट और स्पष्ट होता गया। एकाएक स्मृतियों के बंद कपाट खुल गए। अरे, यह तो मीरा है। हाँ, वही है मीरा, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं उससे मित्रता हुई थी। रुचियों और विचारों में समानता होने के कारण कब वह उनके जीवन में अंतरंग क्षणों में समाती चली गई। उन्हें याद नहीं। फिर तो इकट्ठे घूमना फिरना और अंतहीन बातें। धीरे धीरे उनके प्रेम की सुगंध हवा में फैल गई। बात उड़ते उड़ते मीरा के घर वालों तक पहुंच गई थी और उन्होंने तुरंत ही उन्हें घर बुलवा लिया था। वह भी तुरंत पहुंच गए थे, उन्हें आश्वासन देने कि नौकरी लगते ही वह अपने माँ बाप से बात करेंगे और मीरा से विवाह करेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें नौकरी मिल गई थी। उनके लिए रिश्ते आने लगे। तभी जुबान से जब उन्होंने अपनी माँ और पिताजी से मीरा के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, यह कहकर कि उनके ऊंचे खानदान में एक मध्यम वर्गीय विजातीय बहू का भला क्या काम, उनकी इज्जत का क्या होगा। और वह भी कायरों की भांति खामोश हो गए थे। इस तरह उनकी प्रेम कहानी का पटाक्षेप हो गया था। माँ बाप की पसंद की लड़की सविता से उन्होंने ब्याह रचा लिया। फिर तो वह अपनी दुनिया में ऐसे रम गए कि कभी यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि मीरा के ऊपर क्या बीती होगी, उसका विवाह भी हुआ या नहीं। लेश मात्र भी पश्चाताप या आत्मग्लानि के एहसास ने कभी उन्हें नहीं कचोटा था। आज इतने वर्षों बाद उनका वही अतीत उन पर हंस रहा है। अट्टहास करती मीरा मानो उनसे पूछ रही हो, अब क्या हुआ आपकी इज्जत का, आपके मान सम्मान का। मीरा की हंसी की गूंज तीव्र और तीव्र होती जा रही है, इतनी कि उन्हें अपने दिमाग की नसें फटती सी जान पड़ रही हैं। काश वह गगन के कमरे की ओर बढ़े ही न होते। आगे बढ़कर गेट पर लॉक स्वयं ही लगा दिया होता तो उन्हें गगन की वह बात सुनाई भी न पड़ती जो वह अपने कमरे में जूही से कह रहा था। जूही मम्मी को हर बात खोद खोद कर पूछने की आदत है। उन्हें यही बताना कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। भूले से भी यह मत कह देना कि तुम मुंबई में बार डांसर थी। उन्हें लग रहा है उनके मन का यह कोलाहल अब जीवन पर्यंत उनके साथ ही रहने वाला है। अभी आप सुन रहे थे रेणु मंडल जी की लिखी कहानी कोलाहल।